बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, वैसे तो कुदरत ने पाकिस्तान को वसाइल से माला माल किया है, लेकिन पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान मादनियात से माला माल है। और देखा जाए तो गवादर एक ऐसा शहर था जिसको हम डेवलप करके ना सिर्फ दुबई जैसा शहर बना सकते थे, बल्कि दुनिया भर के जो बिजनेसमैन थे, जो सरमायादार थे, उनको भी हम गवादर में सरमायाकारी के लिए राग़ब कर सकते थे। लेकिन देखा जाए तो 2002 के बाद 2024 आ चुका है, अभी तक ग्वादर शहर उस तरह डेवलप नहीं हो सका। इसमें क्या कमियां कुताहियां हैं? और दूसरा, हम बलूचिस्तान की सियासत पर भी बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी से सेनेटर कहंदा बाबर बलोच साहब हैं, और ये तर्जमान भी हैं BAP के। और इनके साथ मेरे दूसरे मेहमान अशरफ मेमन साहब हैं, ये राय हक पार्टी से हैं, ये कराची में हैं। इनसे भी हम कुछ सिंध और कराची की सियासत पर बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ में बाबर बलोच साहब आपसे ही करूँगा। सेनेटर साहब, क्या कहेंगे? पाकिस्तान के अंदर इसमें तो कोई शक नहीं है कि जितना अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वसाइल से नवाजा है, हम उन वसाइल से उस तरह फ़वायद हासिल नहीं कर सके। पहले तो आप इसकी निशानदेही करें कि सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है, लेकिन पसमानदगी में भी सबसे आगे है, वसाइल उस तरह इस्तेमाल ही नहीं होते। क्या कमियां कुताहियां, किन की आप समझते हैं गलतियां रही हैं? बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखे ना, यही तो हमारा रोना है। हमेशा हमेशा से हम रोते रहते हैं कि ये हमारे मसाइल हैं, ये हमारे, हम कोई हल नहीं पेश करते उन मसाइलों का। CPEC जब आया था पाकिस्तान, तो हमें ये लगा था कि CPEC की मदद से हम लोग पाकिस्तान में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे तरक्याती काम का जाल बिछा सकते हैं, यहाँ पर डैम्स बना सकते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का काफी हद तक उन मसाइल का हल भी निकला। लेकिन उसका रफ्तार वैसा नहीं था, शायद इसलिए कि बलूचिस्तान पे किसी का तवज्जो ही नहीं था। किसी को बलूचिस्तान के 18 सीट या 20 सीट सिर्फ उस तरह का हुकूमत में मिलने के बाद फायदा ही नहीं था। इसीलिए हमने बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई 2018 में, ताकि हम बलूचिस्तान के हकूक, पाकिस्तान के हकूक, उनकी बातें फेडरल गवर्नमेंट में जो बड़ी पार्टियां आती हैं हमेशा से, उनके सामने अपने हिसाब, अपने तरफ से रख सकें। बलूचिस्तान की नुमाइंदगी हम, बल्कि हम ये कहते हैं पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने की है पिछले 5 सालों में। हमने ये कहा कि जी आप देखें ना, पाकिस्तान में अभी जो मैशियत का हाल हुआ है, मुझसे किसी ने सवाल किया था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। मैंने कहा दहशतगर्दी से भी बड़ा मसला है मैशियत का मसला। किसी मुल्क में अगर मुल्की हालात सही होते हैं, वहां दहशतगर्दी भी नहीं होती, वहां पे स्नैचिंग भी नहीं होती रोडों पे, वहां पे लोग क्राइम की तरफ नहीं जाते, क्योंकि उनको रोजगार के जराए होते हैं, वो कारोबार होते हैं, उनको उनको उनका उनका पेट भरा हुआ होता है, तो आंखें भी भर जाती हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये समझने की जरूरत है, जो हमारी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनको ये समझने की जरूरत है। अभी आपने ग्वादर का जिक्र किया, अब ग्वादर पोर्ट है, उस पोर्ट को ऑपरेशनल करने के लिए हमारी पार्टी ने, हम लोगों ने इतनी कोशिश की कि हम जब आए थे तब ग्वादर पोर्ट जो था वो एक मैनुअल पोर्ट था, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी नहीं थी, उसके लिए वीबॉक की जरूरत थी, उसके लिए कस्टम की जरूरत थी। वो हमने मेहनत करके उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन, सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन, फाइबर ऑप्टिक्स, आपको पता ही अरबों रुपए के काम थे। हमने बड़े इत्मीनान से, तवज्जो से उनकी बात सुनी, उनको अपनी बात समझाई फेडरल गवर्नमेंट को। उन्होंने वीबॉक का सिस्टम भी यहाँ पे लगवाया, इंटरनेट के कनेक्शंस भी लेकर आए, सिक्योर वाले फाइबर ऑप्टिक के, कस्टम भी लगा, यहाँ ग्वादर में आया। जो मुशर्रफ साहब ऐलान करके गए थे ग्वादर डायरेक्टरेट कस्टम का, वो कस्टम ग्वादर में बैठता ही नहीं था। वो कस्टम सारा का सारा लसबेला में और अब चौकी में बैठता था, क्योंकि कराची करीब था वहां से। उनको लेकर आए ग्वादर में, उनको सेटअप कराया, उनकी चीजें कराई। चाइनीज भी हमारे पार्टी के आने के बाद, जो अब चाइनीज पोर्ट जो इंतजामिया था, वो भी इस बात पे राजी हुए कि वो उन्होंने बल्कि इनफैक्ट कुछ निजी महफिलों में हमसे ये इजहार भी किया कि अच्छा हुआ कि आप लोग आ गए, आप लोगों के आने से कम ग्वादर पोर्ट प्रॉपर्ली ऑपरेशनल तो हो रहा है, टैक्स फ्री। हम लोग सुनते थे, हम 2004 से सुनते थे ग्वादर पोर्ट जो है वो टैक्स फ्री है, कोई वही टैक्स फ्री नहीं था। हमने जद्दोजहद करके अभी 2 साल 2.5 साल पहले हमने ग्वादर पोर्ट को टैक्स फ्री करवाया। तो हमारी पार्टी की तो ख्वाहिश और हमारा मंशूर तरक्की। तो सर, सरमायाकार आपकी तरफ रागब क्यों नहीं हो सके? मैंने देखा मुशर्रफ साहब ने तरक्याती काम तो बहुत करवाए, बलूचिस्तान के ऊपर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी, लेकिन उसके समरात आवाम तक नहीं पहुंचे।
देखिए आवाम तक तब आपने सरमायाकारों की बात की, बिल्कुल ठीक बात की। सरमायाकारों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना जरूरी है। बिजली तो अभी जाकर आपने बहुत मुश्किलों से जाकर आपने अभी तक जो बिजली ली हुई है हम लोगों ने वो ईरान से ली हुई है। अब जाकर हमारा जो है नेशनल ग्रिड से, पहले तो हमारा मकरान पूरा नेशनल ग्रिड से कनेक्ट ही नहीं था। ये हमारी ही पार्टी थी, हमने फेडरल गवर्नमेंट से कहा कि इसको नेशनल ग्रिड से कनेक्ट करें। आज जो है, आज हम लोगों ने इसको, मैंने आपको कहा ना मैनुअल पोर्ट था सरमाया, और टैक्स फ्री नहीं था। तो सरमायाकारों को सरमायाकारी के आप कुछ फायदे देंगे तब वो आपके पास आएंगे, वरना वो क्यों आएंगे आपके पास? उनको कुछ उनको लगेगा कोई अपॉर्चुनिटी है, इंसेंटिव्स हैं कुछ उनके लिए, तब वो आएंगे। अब हमने क्या किया, हमारी पार्टी ने ग्वादर शहर को या ग्वादर डिस्ट्रिक्ट को बल्कि कहें, पूरे डिस्ट्रिक्ट को हम लोगों ने, बलूचिस्तान हुकूमत ने अपने टैक्सेस से एग्जेम्प्ट कर दिया है। यही बात मैं लेकर गया फेडरल गवर्नमेंट में। मैं खुद इसाक डार साहब से मिला, तारिक पाशा साहब से मिला, मैंने बल्कि हमारी स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस की है, सलीम मांडवी वाला साहब उसको ऐड कर रहे थे, वहां गया, वहां बात की। मैंने उनसे सवाल किया है, मैंने कहा मैं 100 रीजंस आपको बताऊंगा आपके ग्वादर को क्यों टैक्स फ्री होना चाहिए, आप सिर्फ मुझे एक वजह बता दें कि ग्वादर टैक्स फ्री क्यों नहीं है। लेकिन उनका जो जवाब था वो तसल्ली बख्श नहीं था। कुछ शायद IMF की मजबूरियां होंगी उनके साथ, कुछ और होंगे मसले, लेकिन मैं कहता हूं कि जब तक आलमी ताकतों का भी बड़ा असर रसूख है। मुझे बताइएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि इस टाइम जो सेनेट के चेयरमैन हैं वो भी बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, हमारे वजीर आजम साहब भी। आप अगर इस वक्त दबाव डालते तो एक तो वहां पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो जाती है, आप इन्वेस्टर्स को रागब करते और आपको हुकूमत की सपोर्ट मिलती, बल्कि स्टैब्लिशमेंट के भी कहीं ना कहीं आपको मदद हासिल है और CPEC अथॉरिटी भी क्या अमल में लाया गया। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए। मैं अक्सर मिसाल देता हूं, कराची में एक प्राइवेट डेवलपर ने एक नया शहर खड़ा कर दिया और हम 22 साल में ग्वादर जैसा एक तरक्की याफ्ता शहर ना बना सके। हमारा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें, इसमें जो बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से काम किए जाने थे वो उन्होंने किया, और मैं कहता हूं, ऐसा भी नहीं कहता कि उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए, फेडरल गवर्नमेंट के लोगों ने भी किया है, लेकिन शायद उनका तवज्जो कम था। अब उम्मीद मैंने की है, मैंने तो पहले जब बने बलूचिस्तान से, देखें आप उसकी बलूचिस्तान से वजीर आजम बने हमारे, ये बने हैं, ये केयरटेकर गवर्नमेंट है, इनका काम, इनका सबसे ज्यादा बड़ा काम यही है कि इलेक्शन ही कराने हैं उन्होंने, ये उन्हीं में लगे रहेंगे। ये उनका तवज्जो उसी तरफ है कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो, इलेक्शन में कोई गड़बड़ ना हो, इलेक्शन में सिक्योरिटी मामला खराब ना हो। अब चेयरमैन की बात करते हैं, चेयरमैन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कहाँ ही नहीं होता है। उस चेयरमैन के एग्जीक्यूटिव पावर्स तो होते नहीं। हाँ, कुछ अपने जाती ताल्लुकात या किसी मिनिस्टर्स को कह देना कि ये काम ऐसे है, उसको बेहतर करने के लिए करें, उसके लिए चेयरमैन साहब ने ग्वादर में, मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये VBOC का सिस्टम इंस्टॉल करवाना, ग्वादर को इंटरनेशनल पोर्ट के साथ कनेक्ट करवाना, और ग्वादर को टैक्स फ्री करवाना, और ग्वादर में ये जितने जितने हमारे जो ग्रांट के पैसे थे, आप यकीन माने, ग्रांट के पैसे जो चाइनीज ने दिए, जिसमें जिसमें हमारा GDA का हॉस्पिटल था, जिसमें हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर था, जिसमें हमारा एक्सप्रेसवे, जिसमें हमारा एयरपोर्ट, उसके पैसे भी रुके हुए थे। उनमें भी चेयरमैन साहब की इतनी मदद मुझे हासिल हुई, तभी जाकर तो ये काम हुए, ये अरबों रुपए यहाँ पे लग सके। लेकिन उम्मीद है कि देखेंगे 5 साल में हमने ये काम करके दिखाए हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो हमें अगर अगला मौका मिलेगा तो हम इंशाल्लाह ताला इससे ज्यादा खिदमत करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्लान है। हम मैं चाह रहा हूँ मेरे साथ ही रहिएगा, हम इलेक्शन पर भी बात करेंगे और ये भी आपसे लाजमी पूछेंगे कि इलेक्ट्रिबल की सियासत कैसे चल रही है। मैं चाहूँगा कि अशरफ मेमन साहब को भी साथ शामिल करें। अशरफ मेमन साहब, आप बताइएगा, कराची और बलूचिस्तान, ग्वादर, ये 3-4 बड़े शहर हैं। अगर हम बात करें कराची की, तो वहाँ पर भी जो पोर्ट थी उसकी वजह से वो शहर बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ और अभी उसके नज़दीक एक नया शहर बन गया है। कराची की सूरत हाल आप कैसी देखते हैं? वहाँ पर किस पार्टी को आवाम वोट करने जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कराची जो है वो उसकी पोर्ट की वजह से उसकी एक अपनी अफादियत हमेशा रही है और रहेगी। इसी तरह बलूचिस्तान ने भी अपनी अफादियत मनवाई है। मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ कि जब तक बलूचिस्तान के अंदर फ्री पोर्ट नहीं होगा, जब तक जो है वो अपनी अफादियत नहीं मनवा सकेगा। हमारे दोस्तों ने बड़ी कोशिश की है, मैं इनको सराहता हूँ। जहां तक बात है कि कराची में किसको वोट करनी जा रही है, तो जी कराची की अवाम बड़ी बाशऊर अवाम है और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की बनिस्बत, जहाँ पे वडेरा शाही या जहां पर जो है वो जागीरदाराना निजाम जो है जहां पर नाफिज है, क्या कराची में वो निजाम नहीं है। कराची की अवाम बड़ी बाशऊर और जो है ये पढ़ी लिखी अवाम है
और ये अपना हक जो है वो अच्छी तरह तो सोच मेजर समझ साहब, कर हम जो है तो वो यही ये देखते आए हैं कि सिंध के ऊपर जो अंदरून सिंध है वहाँ वडेरा शाही है, और जो कराची शहर है वहाँ एक बड़ी सियासी पार्टी का गलबा है। तो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का गठजोड़ तो रहा है, लेकिन अवाम को उसके समरात आज तक नहीं पहुंचे। देखिए जी, ये बात आपने सही कही। अल्ताफ हुसैन के दौर में जब जब अल्ताफ हुसैन था उस वक्त जो है वो ये कराची को यरगमाल बनाया गया था, और इस वक्त भी यरगमाल बनाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो पूरे बदमाशी के जोर पर अपने जो है वो जितनी भी इनकी बलदियाती निजाम है उसके जोर पर, और यहाँ पे जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है उसके जोर पर पूरा जो है वो बदमाशी का निजाम इन्होंने कायम किया हुआ है। और रोजाना की तादाद में जो है वो मेरे खुद अपने हल्के में इन्होंने हमारे पोस्टर्स फाड़े हैं, इन्होंने हमारे जो है वो जो हमारे ये पेनाफ्लेक्स उतारे हैं इन्होंने, और उसकी जगह अपना पेनाफ्लेक्स लगाया है। इसके अलावा जहां पर भी हमारे वर्कर काम करने जा रहे हैं उनको जो है वो रुकावट खड़ी की जा रही है उनके जो है उनके उसमें। लेकिन मैं ये फिर भी ये मैं समझता हूँ कि जी कराची की आवाम बड़ी बाशऊर आवाम है, और वो पीपल्स पार्टी को या इन चोरों को कभी भी जो है वो वोट करने नहीं जाएगी। वो जो है वो उनको उन नजरिए को इंशाल्लाह वोट देगी। मेरी दरख्वास्त भी कराची की आवाम राय हक पार्टी का मंशूर क्या है? आप क्या गोल लेकर चले हैं जिसको आप समझते हैं कि आवाम में पजीराई मिलेगी? देखिए जी, पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मईशत है, और अगर हम मईशत को अगर हम जो है वो सही करना चाहते हैं तो आप एक बात लिख लीजिए कि जी अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग खत्म किए बगैर हम अपनी मईशत को सही नहीं कर सकते। जब तक हम अपना सूदी निजाम को ठीक इसको खत्म नहीं करेंगे हम जो है वो मईशत को ठीक नहीं कर सकते। हम इंशाल्लाह इस्लाहात के निजाम पर हम जो है वो काम कर रहे हैं, और इसके साथ जो है वो हम इस्लामी मईशत पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम जो है वो असेंबलियों में आकर कानून की शक्ल में हम वो बिल लेकर आएंगे जिससे जो है वो पाकिस्तान की मईशत इस्लामी मईशत हो, और जो है वो और जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग खत्म हो। जब इंशाल्लाह ये जंग खत्म होगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की मईशत भी ठीक होगी, और इंशाल्लाह जो है वो आप देखेंगे इसके सम्राट पूरे पाकिस्तान पे इंशाल्लाह पड़ेंगे। कितने नुमाइंदगान आपने खड़े किए हैं मुख्तलिफ सीटों पर? लेकिन इस वक्त सिंध के अंदर जो है वो हमने तकरीबन 20 के करीब जो है वो एमएनएस की सीट पर, और तकरीबन 50 के करीब जो है वो हमने एमबीएस की सीट पर हमने अपने नुमाइंदे यहाँ पे खड़े किए हैं। और बहुत ज्यादा हमारी सीटें जो है वो अच्छी मजबूत सीट है, बल्कि हमारी मदीर वाली सीट पर जिसके बारे में आप कह रहे थे कि कराची भी यरगमाल बनाया एमक्यूएम ने भी अपना जो है वो उम्मीदवार हमारे हक में विड्रॉ किया है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि जी कराची में हम स्टेक होल्डर हैं। एमक्यूएम जब अपना उम्मीदवार विड्रॉ करती है, जमीयत उलमा इस्लाम अपना उम्मीदवार विड्रॉ करती है, और भी दूसरी पार्टियां जो है वो हमारे हक में अपना उम्मीदवार विड्रॉ करती हैं। मेरे हक में जेडीए ने मेरे हक में जो है वो मेरी हिमायत की है मेरे हल्के में। तो आप समझ सकते हैं कि जब कराची के अंदर हमारी ये पोजीशन है कि दूसरी जमातें हमारी हिमायत कर रही हैं, अपने उम्मीदवार हमारे हक में बिठा रही हैं, तो इंशाल्लाह जो है वो कराची में हमारी अच्छी पोजीशन है। इसके साथ अंदरून सिंध की जहां तक बात आपने की तो वहां पर जरदारी लीग का कब्जा है। बदमाशी के जोर पर इन्होंने इन वडेरों ने इन जागीरदारों ने एक जो है वो निजाम चलाने की कोशिश की है, लेकिन जो है वो हम हत्ता इम्कान कोशिश कर रहे हैं, और हमारे साथ जो है वो मुझे बताइएगा, कराची के अंदर जमात इस्लामी को वोट मिला था बल्दियाती इलेक्शन में, लेकिन उनको अपना मेयर मुंतखब नहीं करने दिया गया। तो आप लोग मिलकर लेके इल्हाक करके आप एक ताकत बन सकते थे, लेकिन आप इंडिविजुअली खड़े होना चाह रहे हैं, इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन आपके सामने जो पार्टी है वो बहुत ताकतवर है। देखिए जी, हमने कराची समेत पूरे सिंध में सीट एडजस्टमेंट की है। हम जाहिर सी बात है किसी जो है वो ये पार्टी का हिस्सा तो नहीं बन सकते। हाँ, हम कोई एक जो है वो अलायंस बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई अलायंस ये भी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अलायंस बनने की बात आई लेकिन अलायंस बन नहीं सका, और जो है वो बात आ गई सीट एडजस्टमेंट पे। हमने भी सीट एडजस्टमेंट की है, आपको मैंने बता दी है कि किस पार्टी ने कितना कहाँ हमें सपोर्ट किया और कहाँ का अपना उम्मीदवार जो है वो हमारे हाथ में बिठाया है। बात ये है कि जी जमात इस्लामी की आपने बात की, तो जी मैं जाती तौर पे जमात इस्लामी को एक जिद्दी जमात समझता हूँ, और वो जिद के अंदर इस हद तक आगे चले जाते हैं कि वो देखें जी उनका अपना मेयर बनने जा रहा था या नहीं बनने जा रहा था, वो तो एमक्यूएम ने बाइकआउट किया, इस वजह से इनको इतना वोट मिल गया कि जिस वजह से जो है वो अपना
जो है वो इन्होंने यहाँ पे इतना वोट ले लिया, वरना जो है वो आप देख लें कि कराची के अंदर जो है वो हमेशा दूसरी जमातों का मेयर रहा है, और जब भी एमक्यूएम ने बाइकआउट किया है उसी बाइकआउट की वजह से जमात इस्लामी को फायदा हुआ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, जानिबदाराना मैं ये बात समझता हूँ कि शायद इस इलेक्शन में जमात इस्लामी को इतना फायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो जिद्दी जमात है और वो जो है वो किसी भी तरह किसी भी जमात के साथ शायद सीट एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, हम उनके सामने हमारे उम्मीदवार खड़े हैं। मैं आपसे मुतफिक हूँ, सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन उस तरह उनको पजीरा ही नहीं मिली। बहरहाल मैं सेनेटर साहब आपकी तरफ वापस आऊंगा। सेनेटर साहब, मुझे बताइएगा, बाप पार्टी के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट की छाप है, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग यही कहते रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को पूरी सपोर्ट हासिल रही है। तो मुझे बताइएगा, अब आप इलेक्शन तो लड़ने जा रहे हैं डायरेक्टली, तो कितने कैंडिडेट आपने खड़े किए हैं बलूचिस्तान में और कितनी आपको उम्मीद है कि आवाम आपको इलेक्ट करेगी? पहली बात तो आपको एक क्लियर कर दूं, एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, ये इंडिया की या किसी और मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। इसकी छाप लगना मुझे नहीं लगता कोई बुरी बात है, लेकिन ये गलत बात है। बात गलत इस तरह से है, अगर हम एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी होते तो आप बताएं मुझे, अभी आपको पता है कि हमारे पार्टी में से कितने सारे लोग हमारी पार्टी को छोड़कर पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों में शामिल हुए हैं, पीपल्स पार्टी में, मुस्लिम लीग नून में और बाकी पार्टियों में शामिल हुए हैं। तो फिर क्या वो भी एस्टेब्लिशमेंट की पार्टियां हैं? क्या वो लोग भी एस्टेब्लिशमेंट ने उनको बंदे भेजे? अगर हम लोग एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी होते तो हमारे बंदे जा नहीं रहे होते, हमारे पास बंदे आ रहे होते। ये तो आपको क्लियर होना चाहिए। पहली बात ये देखें, ये लोग बातें करते हैं, लोग बातें बनाते हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाने का एक मकसद था, उसके पीछे यही मकसद था कि हम लोग बड़ी पार्टियों में जाते हैं और बड़ी पार्टियों में हमारी इतनी सुनाई नहीं होती, हमारी बात नहीं सुनी जाती इतनी। तो वो उनके लीडर जो होते हैं वो अल्लाह उनका इज्जत बरकरार रखे, वो बादशाह होते हैं। वो जो कहते हैं, हमारे पार्टी में ये था कि हम लोग बलूचिस्तान की आवाज बनेंगे, पाकिस्तान की आवाज बनेंगे, फेडरल गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रखेंगे और हम अपने हकूक की बात करेंगे। वो हमने किया। अब जो हमारे पार्टी के साथ, हमारे नजरिए के साथ जो दोस्त जुड़े थे, जो हमें छोड़ के गए हैं, उन्हीं बड़ी पार्टियों से निकल के आए थे। कोई नए बंदे नहीं थे, वो उन्हीं पार्टियों से निकल के हमारे पास आए थे। अब वो वापस उन्हीं पार्टियों में गए हैं, तो उनका नजरिया बदल गया है। हमारा नजरिया वही है कि बलूचिस्तान के हकूक की बात, पूछना चाह रहा हूं कि बीएपी का नजरिया क्या है, और जो कैंडिडेट आपके साथ जुड़े हुए थे, जो इलेक्टेबल जुड़े हुए थे, अब उनकी सियासत कहां खड़ी है? क्योंकि हमने देखा पूरे पाकिस्तान के अंदर अब वो इलेक्टेबल को वोट नहीं मिल रहा, अब नजरियाती वोट आ गए हैं। तो आप ये समझते हैं कि आप अपने बलूचिस्तान की आवाम के लिए, बलूचिस्तान के शहरियों के लिए अब आप कोई इकदाम करेंगे और उनके लिए कुछ बेहतरी लाएंगे? हमारा दीदी नजरिया सिंपल है, तरक्की। हम चाहते हैं मुल्क में तरक्की हो, बलूचिस्तान में तरक्की हो, पूरे पाकिस्तान में तरक्की हो। उसके लिए मैंने आपको कहा हमारे पास प्लान है। हम लोग चाहते हैं, जैसे हमने ग्वादर पोर्ट को टैक्स एग्जम्पशंस दिलाए बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से, जिस तरह से हमने काम किया, पोर्ट को, स्पेशली पोर्ट को हम टैक्स एग्जेम्प्टेड करा चुके हैं फेडरल गवर्नमेंट से भी। लेकिन हम चाहते हैं पूरे मास्टर प्लान में जो एरिया है हमारा, स्पेशली, बल्कि हम तो ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को ही टैक्स एग्जेम्प्टेड दे, ताकि वो चाबार के तर्ज का, दुबई के तर्ज का, सिंगापुर के तर्ज की तरक्की हम वहां पे करवा सकें। हमारा अभी भी यही है मिशन कि हम चाहते हैं मैशियत को ठीक करें, मुल्क की मैशियत को ठीक करने के लिए हमारा ये यकीन है, ईमान है कि जब तक ग्वादर पोर्ट को बलूचिस्तान में ये लोग प्रॉपरली उसको टैक्स एग्जम्पशंस देकर वहां पर इनकरेज नहीं करेंगे इन्वेस्टर्स को आने के लिए, तब तक कोई नहीं आएगा, तब तक पाकिस्तान में उस तरह की इकोनॉमी बूस्ट नहीं हो सकती। सीपैक का आने का वजह भी सिर्फ ग्वादर का स्ट्रेटेजिक लोकेशन था, और वो लोकेशन है जिससे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट अपना चाइनीज से लेके लैंडलॉक कंट्रीज जितनी भी हैं रशिया के पास, वो सारे के सारे लोगों के पास। और स्पेशली ग्वादर को तो हम लोग इसको एनर्जी कॉरिडोर भी बना सकते हैं। देखिए ना, पीछे आपके लैंडलॉक कंट्रीज जितने भी हैं उनके पास गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, उनका एक्सपोर्ट नहीं है, इंपोर्ट नहीं है। ये यहाँ पर स्टेट ऑफ हार्मोज है, वहां पे से जो शिप्स बड़ी गुजरती हैं, उनका इतना ज्यादा इंश्योरेंस है कि अगर यहाँ पर, यहीं पे ग्वादर में ही ये सारा कुछ ऑयल टर्मिनल्स बनाए जाएं, तो उसके जरिए से पूरी दुनिया को यहाँ से एक्सपोर्ट हो सकता है, सारी चीजें हो सकती है। मैं सेनेटर साहब यही समझाऊं कि ये ग्वादर सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की नहीं है, पूरे इस खित्ते की खुशहाली का बायस बन सकता है। लेकिन मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि रुकावट कहां पर है? आज भी देखा जाए तो दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई है, कुछ नाराज बलोच जो रहनुमा हैं वो भी अपने तौर पर कहीं ना कहीं एहतजाज करते हुए दिखाई देते हैं।
नाराज बलोच की बात नहीं है। देखें, ये कोई भी हमला करता है कहीं पे, उनको दहशतगर्द कहेंगे हम लोग ना। उनको ये नाराज बलोच कहना, ये तो अजीब सी बात हो जाती है। ये दहशतगर्दी थी, इसको कंडम करती है हमारी पार्टी, हम लोग सब उसको कंडम करते हैं। हम लोग नहीं चाहते। ये देखें, ये दहशतगर्दी की वजह भी क्या है, इसके पीछे भी यही वजूहत है ना कि आपके मुल्क में मैशियत ठीक नहीं है, यही लड़के हैं जा रहे हैं वहां पर, बैठ रहे हैं, दूसरों के हाथों में खेल रहे हैं। स्पेशली इंडिया, उनको फंडिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये सारी चीजें खत्म करने के लिए हम लोगों को मुल्क में मैशियत को बेहतर करना पड़ेगा, और उसकी बेहतरी के लिए ग्वादर पोर्ट, ग्वादर सिटी, मकरान, बलूचिस्तान वाइड जगह है। देखें, हमारे पास माइंस मिनरल्स की कितनी सारी चीजें हैं, वो सारा का सारा यूटिलाइज हो सकता है प्रॉपरली, और हमारी हुकूमत ने किया। अब आप देखें, रिकॉर्डिंग का मसला कितने अरसों से शामिल था, पता नहीं अरबों डॉलर का हम पे वो आलमी अदालतों में हम पर ड्यूज डाले हुए थे, हम लोगों को फाइन किए हुए थे, वो हमारी हुकूमत ने खत्म करवाए। हमने दोबारा से उनके साथ एग्रीमेंट करवाया और बलूचिस्तान के शेयर्स को भी बढ़ाया। उसमें ये नहीं कि बलूचिस्तान के हकूक पे सौदाबाजी की। मैं पहले दिन जब सेनेट गया, मैंने तब भी ये बात की थी कि देखें, हमारे जो पहले हुक्मरान थे, उन्होंने अपनी सीटें बचाने के लिए बलूचिस्तान के हकूक पे सौदाबाजी की, क्योंकि बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है बलूचिस्तान में। फेडरल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स आते हैं, उनकी जो हुकूमत आती है, वो लोग जो कहते हैं, बलूचिस्तान के बेचारे सियासतदान वहीं घूम जाते हैं, वो अपने हकूक की बात भूल जाते हैं। ठीक है, मतलब लेकिन अब इंशाअल्लाह आप कहते ताला हैं कि बलूचिस्तान बाप अवामी पार्टी जब इलेक्ट होकर आएगी तो अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने अवाम के मफादात के लिए काम करेंगी। आप आखिरी मैसेज देना चाहें वो दे दें, फिर मैं आखिरी मैसेज दूंगा मेमन साहब से, हम फिर क्लोज करेंगे। जी, हमारा एक ही मैसेज है, अवाम की तरक्की, खुशहाली। उसके पीछे आप देख लें, तरक्की का लफ्ज अगर मैं इस्तेमाल करता हूं तो तरक्की में एक चीज को नहीं कहता, तरक्की में कहता हूं माशी तरक्की होगी, तालीमी तरक्की होगी, सेहत की तरक्की होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की होगी, दुनिया के साथ गुड गवर्नेंस की तरक्की होगी, दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात की तरक्की होगी, पाकिस्तान में भाई बंदी की तरक्की होगी। हमारा ये हमारा पैगाम है पूरे पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को, तमाम अक़वाम को, एक साथ रहें, पाकिस्तानी बनकर रहे हैं, इस मुल्क के तरक्की के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी का साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेमन साहब, आप मैसेज दीजिएगा। जी, मेरा मैसेज यही है कि सिंध की आवाम, कराची की आवाम, बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम ने उन लोगों को देख लिया है जिन्होंने पिछले अरसे में पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क किया है। बिल्कुल। अब आप दोबारा उन्हीं लोगों को लाना चाहते हैं, या आपने वाकईतन पाकिस्तान के अंदर वो इस्लाहात, वो चीजें जो कि इस्लामी कवानीन, वो चीजें जो कि अल्लाह जल्ला शाह ने फितर के मुताबिक जो हमें दीन दिया है, उस दीन के अंदर वसत की जरूरत है। मैं एक बात को जरा एक ज्यादा लॉन्ग करूंगा, वो ये कि देखें जी, एक निजाम शुरू हुआ पाकिस्तान के अंदर इस्लामी बैंकिंग का, और वो वसत वाला निजाम था। मेमन साहब, इसके ऊपर पूरा हम प्रोग्राम रख लेंगे। आपने देखा मेमन साहब, इसके ऊपर पूरा प्रोग्राम रख लेंगे, और मैं चाहूंगा कि क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है लाजमी। नाज़रीन, आपने मेरे मेहमानों की बात, हमने अब पाकिस्तानी बनकर फैसला करना है, क्योंकि जब तक हम एक कौम नहीं बनते तो फिर हम मसाइल पर भी काबू नहीं पा सकते। और दूसरा, 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, उस इलेक्शन के अंदर आप उन पार्टीज़ को वोट दें जिनके पास कोई मंशूर है, वो अपने पाकिस्तान की जो मईशत को बेहतर कर सकते हैं और वहाँ में कुछ खुशहाली ला सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतने, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।